पाकिस्तान से जवाब देते बन नहीं रहा है। आपको लगातार दिखा रहे जैश ए मोहम्मद को कैसे नुकसान पहुंचा है, किस तरह से निस्ते-नाबूद किया गया है JFOs की स्ट्राइक में, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं। मौलाना तलहा सैफ, मसूद अजहर का भाई, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, भले ही इस समय जान बचाता हुआ फिर रहा हो, लेकिन उसके भाई को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। एयरफोर्स की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है, उसके बाद जो टेरर सेटअप किया गया था मसूद अजहर और उसके रिश्तेदारों द्वारा, उसे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पाकिस्तान में लगातार कैसी अफरा तफरी मची हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। चाइना ने कहा है भारत और पाकिस्तान दोनों संयम बरतें। चाइना पाकिस्तान का बड़ा साथी, देखिए कुल मिलाकर सिर्फ इतनी हिम्मत जुटा पाया है कि दोनों ही देशों को शांति बरतनी चाहिए। वहीं विदेश मंत्रालय में आपको जी न्यूज़ पर हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के जो राजनयिक हैं उनके साथ विदेश सचिव बैठक ले रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि भारत ने जो स्ट्राइक्स की हैं, कैसे इनमें सिर्फ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं है। क्या वजह रही कि ये स्ट्राइक्स हिंदुस्तान को करनी पड़ी हैं? आपको याद होगा राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ये अमेरिका के NSA जॉन बोल्टन की तरफ से कहा गया था। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट याद कीजिए। 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, और उसके 48 घंटे या उससे कुछ घंटे और भारत ने वो बड़ा क्या है दुनिया को दिखा दिया। तो कई लेयर्स इस खबर की, कई मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी को आप शुरू में सुन रहे थे। विदेश सचिव की तरफ से सुबह 11:30 बजे स्टेटमेंट जारी किया गया। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उन्होंने कहा, जैश कैसे हिंदुस्तान को टारगेट कर रहा है, कैसे साजिश रच रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और भारत को ये जरूरत क्यों महसूस हुई, भारत के लिए ये नौबत क्यों आई कि इस तरह पाकिस्तान में घुसकर जैश के कैंप को निशाना बनाना पड़ा। सब रीजन प्रॉपर, बहुत ही प्रिसाइज स्टेटमेंट आया क्लियरली विदेश सचिव की तरफ से। शाम को विदेश मंत्री विपक्षों से मिलने वाली हैं, सभी दलों से मिलने वाली हैं, उन्हें ब्रीफ करने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस कंट्रोल रूम में मौजूद थे जब इस स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा था, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा था। तो पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर भारत की तैयारी है। अगर विदेश सचिव के साथ राजनयिकों की मीटिंग की बात की जाए तो दुनिया को साफ बताया जा रहा है कि हमें मजबूर कर दिया गया था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। साथ ही जिस वॉर ऑन टेरर की शुरुआत कभी अमेरिका ने की थी, उसे कहा गया भारत उससे पीड़ित है और अब भारत और रिस्ट्रेन दिखा नहीं सकता है। और कौन कौन से वो टेररिस्ट हैं जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स, थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला को आप बोलते हुए सुन रहे थे। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कैसे बड़ा हथियारों का जखीरा था। ये जो पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जो आप जिसमें एक इमारत को देख पा रहे हैं, दरअसल ये यहाँ पर हथियारों का जखीरा था, राइफल्स थे, डेटोनेटर्स थे, बॉम्ब थे, और यहीं से आतंकियों को ये सप्लाई किए जाते थे। तो दूसरी तरफ मसूद अजहर का भाई और उसके दूसरे रिश्तेदार, ये जो बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है उसमें मारे गए हैं। और साथ ही एक और तस्वीर है जो जैश के अड्डे पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के झंडे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी दिखा रहे हैं पाकिस्तान में कैसे अफरा तफरी मची हुई है, उंगलियां इमरान खान और उसकी सरकार पर ही, उनकी सरकार पर ही उठ रही है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसको कहा गया, आप एजेंसीज में बात कर रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड कोवर्ट ऑपरेशन था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमें जो अभी जानकारी मिल रही है कि इसको कहीं सेंटर इंडिया में मिराज प्रैक्टिस कराई गई थी बम गिराने की, वो ठीक उसी तरीके के लोकेशन पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार बम गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और कुछ जो पोखरण रेंज में भी जो स्ट्राइक की गई थी, जो एक्सरसाइज की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि बम कितना प्रिसाइज तरीके से गिरता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था, सील कमांडोज ने किया था, और यूएस वालों ने ठीक उसी तरीके के घर और उसी तरीके सेक्शन बनाए थे, कुछ ऐसा ही है। दूसरी बड़ी बात, स्ट्राइक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मिराज ने काफी लो फ्लाइंग किया, यानी मुजफ्फराबाद के इलाके से घुसे और इतने नीचे उड़ रहे थे कि उनके जो रडार थे पाकिस्तान के, वो कैच नहीं कर पाए। और तीसरी बड़ी बात है कि हमने पिछले 24 घंटे में लगातार उन कैंप के मूवमेंट की तस्वीरें ली और ये देखा कि जब हम बॉम्बिंग करेंगे तो उस दौरान उस कैंप में कौन कौन होगा। तो जैसा कि हम तलहा सैफ की बात कर रहे हैं, ये मसूद अजहर का भाई, ये कम से कम ये मान के आप चलिए कि उनके 8 से 10 जो बड़े कमांडर्स थे वो थे।
आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि जब कंधार हाईजैकिंग हुई थी, जिसमें मसूद अजहर को रिलीज करना पड़ा था, कंधार हाईजैकिंग की प्लानिंग भी इसी बालाकोट जगह से हुई थी। तो पिछले लंबे वक्त से इंडियन एजेंसीज बालाकोट पर नजर रखे हुए थी, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन था। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक करना फोर्स जिस तरीके से गई थी, वो एक बड़ी बात तो थी, लेकिन आप इनके पाकिस्तान के एयर में हमारे जो फाइटर प्लेन है वो दाखिल होते हैं, और पाकिस्तानी रिटालिएशन का भी खतरा था। और इसके लिए सिर्फ मिराज नहीं, उसके बाद एयर रिफ्यूलर्स को आसमान में डिप्लॉय कर दिया था। अवाक जो हमारे रडार्स हैं, जो आई ऑफ द स्काई कहे जाते हैं, जो करीब 300 से 400 किलोमीटर के पूरे पाकिस्तान के एरिया में, आप ये मान के चलिए चिड़िया भी उड़ती है तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं, इस लेवल पर तैयारी करके रखी गई थी। तो जाहिर है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा, एक के बाद एक करके टॉप जो जैसे कमांडर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कोई सबूत न माने, क्योंकि जब बम गिरते हैं 1000-2000 किलो के बम गिरते हैं, उसमें हड्डियां भी नहीं बचती हैं। तो जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी में क्वेश्चन उठाए थे, यहाँ ये प्रूफ करना मुश्किल होगा कि उसमें कितने मारे गए और कौन कौन थे, क्योंकि यहाँ कुछ बचा नहीं है, हो चुके हैं। और बालाकोट में जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि सरकार दूसरी कुछ तस्वीरें रिलीज करे, जिसमें जो हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें देख के हैरानी होगी कि जो अब तक हम देख रहे हैं कि इजराइल, यूके, यूएसए के झंडे और उनके मोर्चे बने हुए हैं, उनके गेट लगे हुए हैं, आपको वहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और लगातार हम अपने दर्शकों को उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं जो जैश से जुड़े हुए चेहरे थे, जैश के कमांडर्स में जिनका शुमार होता था। अब सेना ने, कहना चाहिए एयरफोर्स की इस स्ट्राइक में जहां उन्हें होना चाहिए वहां पहुंचा दिया गया है। और लगातार मनीष, पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम देना, थोड़ी देर पहले आप यूएसए का जिक्र कर रहे थे, शायद ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अबोटाबाद में जो यूएसए ने ऑपरेशन चलाया था, और इस ऑपरेशन में शायद एक, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, एजेंसी से आपकी बात हो रही होगी, एकमात्र फर्क ये था कि उसमें जो नेवी सील के कमांडोज थे यूएसए के, वो ग्राउंड पर भी गए थे। इस ऑपरेशन में, हिंदुस्तान के ऑपरेशन में बस वो नहीं हुआ है, वरना दोनों ऑपरेशन सेम है। ठीक है, दोनों ऑपरेशन लगभग सेम था। हालांकि जो यूएस का ऑपरेशन था, उनको ओसामा बिन लादेन को लेकर के आना था, लेकिन उनको भी उस वक्त खतरा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अलर्ट होगी, उनकी आर्मी अलर्ट हो गई, तो ऑपरेशन जटिल हो जाएगा। और डिफेंस उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी। जो 3 चॉपर यूज किए गए थे, उसके बावजूद उन्होंने पूरा अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हाई अलर्ट पर रखा था। फिर कुछ ऐसा ही भारत ने भी किया था, जब ये डिसीजन ले लिया गया कि हमारे मिराज 2000 पाकिस्तान में और पीओके को क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए डिफेंस के तौर पर तैयारी की गई थी। ये भी देखा गया था कि कोई मिराज अगर वहाँ पे गिर जाता है या कोई पायलट फंस जाता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। और हो सकता है कि पाकिस्तान को जैसे पता चलता, दूसरे साइड से अटैक करते। फैसला लिया गया कि हम कम समय में, यानी सिर्फ 21 मिनट के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, बम गिराए जाएंगे और तुरंत सारे फाइटर प्लेन वापस आ जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात कि हम सिविलियन एरिया पर बम नहीं गिराना चाहते थे, ना ही उनके मिलिट्री एरिया पे, ताकि पाकिस्तान को कोई मौका मिले कि बोले कि भारत ने उनके एरिया पे अटैक किया है। तो ये सब तैयारी की गई थी। एयर रिफ्यूलर आसमान मोड़ रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात की, जो हमारे हेरान से जो हमने इजराइल से ड्रोन लिए हुए हैं, वो करीब 35,000 फीट ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं, और वहां से वो 52 घंटे तक लगातार वो आसमान में बने रह सकते हैं। और उन्होंने लगातार तस्वीरें ली, स्कैन की, और हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और रॉ है, उन लोगों ने इंटरसेप्ट भी करना शुरू किया। अभी के वक्त में जब बम गिराए गए, उसके बाद में उन्होंने इंटरसेप्शन किया हुआ है, जिसमें उनको ये जानकारी मिल रही है कि काफी हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तानी सेना के अंदर और पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर। अब जो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें अपने डिफेंस में तैयारियां बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है या उनकी जो आर्मी है, हो सकता है कि वो कोशिश करें, लेकिन हमारी सेना काफी स्ट्रांग है। और ये जो डिसीजन लिया गया, जाहिर है ये सब कुछ सोच के लिया गया। और अभी देखने की बात होगी कि जितने जो कमांडर्स मारे गए जैश ए मोहम्मद के, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बम गिराने के बाद किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मनीष, आप रहिए हमारे साथ। जरा 10 सेकंड में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो तस्वीरें इस समय हम चला रहे हैं वो जैश के उसी कैंप की तस्वीर है जिसे एयरफोर्स की तरफ से निशाना बनाया गया, हथियारों का जखीरा था। लगातार बार बार आपके सामने इस बात को दोहरा रही हूँ कि जो ये टेरर का पूरा सेटअप था उसे डिस्ट्रॉय किया गया, निस्तेनाबूद किया गया, खत्म कर दिया गया पूरे तरीके से। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं, जैसे बीबीसी उर्दू की तरफ से लोगों ने कहा है, बीबीसी उर्दू से, कि उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा जमीन के अंदर देखा है। तो पाकिस्तान के लिए जवाब है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि कई मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं।
अब ये जवाब है जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि नहीं नहीं वो तो पेलोड्स गिरा के चले गए थे और वो तो सिर्फ जंगल में था। ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना लोकल्स के, दरअसल ये करारा तमाचा है। पाकिस्तान जो ये कहकर एक बार फिर से डिनायल में जा रहा है कि अरे वो तो सिर्फ जंगलों को निशाना बनाया गया, कोई हमें डैमेज हुआ नहीं है। मनीष शुक्ला, एक बार फिर से आप ही का रुख कर रही हूँ। यहाँ पर हम जिस वॉरफेयर की बात कर रहे हैं उसे अगर स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो एक लिमिटेड वॉरफेयर है। क्या अब हम इसे ये कहें कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में लिमिटेड वॉरफेयर की शुरुआत हो गई और उसकी पहली कड़ी हमने आज देख ली है? देखिए, अगर आप टेक्निकल टर्म की बात करें तो भारत कभी भी नहीं कह रहा है कि ये वॉर है। भारत ये कह रहा है कि जो उनके जो टेरेन इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको सिर्फ खत्म किया गया है। लेकिन पाकिस्तान जरूर ये कह रहा था कि भारत ने किसी भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया या पाकिस्तान को क्रॉस किया, क्योंकि उनको लगता है कि भारत डर जाएगा, भारत की सेना डर जाएगी और लोग डर जाएंगे, तो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और देखा जाए तो पिछले 10-15 सालों से इस डर में जीत रहे थे। और जब से पीएम ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके बाद ये जो एयर स्ट्राइक की है, ये भारत को बिल्कुल मैसेज दे दिया है कि भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि मिराज जो है अपग्रेड वर्जन था मिराज का, और मिराज की सबसे खास बात यह है कि वो अपने साथ काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि वो पिन पॉइंटेड बॉम्ब गिरा सकते हैं। तो इस वजह से ये फैसला किया गया था कि मिराज को भी भेजा जाएगा। ये ग्वालियर से मिराज उड़ करके आए थे और अलग अलग बेसिस पे डिप्लॉय किए गए थे। आप मिराज 2000 के बारे में बात कर रहे हैं, दसो मिराज 2000, और करगिल वॉर में भी कहा जाता है इसमें बहुत क्रूशियल रोल निभाया था। हमारे दर्शकों की जरूर इस बात में दिलचस्पी होगी कि मिराज 2000 के बारे में आप और जानकारी दें और बताएं। 4th जनरेशन का ये जो है ये एयरक्राफ्ट है और क्या डिटेल्स है? देखिए, मिराज वही कंपनी है जिसको रफाल की जो कंपनी बनाती है यानी डसॉल्ट एविएशन है, दोनों की कंपनी एक है। और फ्रांस का ये फाइटर प्लेन है मिराज। और जब करगिल की लड़ाई हुई थी तो पहाड़ों के अंदर आतंकी छुप गए थे जो उनकी सेना के लोग थे। और उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि ऐसा कौन सा फाइटर प्लेन होगा जो सटीक बमबारी कर सके। और उस दौरान भी करगिल के टाइम में भी जो ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था एयरफोर्स ने, तो उन्होंने मिराज का सहारा लिया था। इस बार भी मिराज का ही सहारा लिया गया, क्योंकि मिराज के जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव अपने साथ लेके जा सकता है और कई तरीके की मिसाइल ये अपने साथ कैरी करता है, जो क्लस्टर मिसाइल्स होती है जो करीब 70-80 किलोमीटर दूर तक ये हिट कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी खास बात है कि मिराज में मिराज में जो मिसाइल लगी होती है, मिराज एक जगह से ही करीब 70 किलोमीटर तक आसमान से ही मिसाइल डाल सकता है। तो इस वजह से ये फैसला किया गया था कि इसको भेजा जाएगा। और कई तरीके के विकल्प के बारे में बात की गई थी, क्योंकि पहले कहा गया था कि आर्टिलरी का यूज किया जाए, या फिर कहा गया कि एयरफोर्स का यूज किया जाए, या फिर मिसाइल का यूज किया जाए। लेकिन मिसाइल के बारे में कहा गया कि मिसाइल एक सर्टेन छोटे एरिया तक ही मिसाइल हिट करता है टारगेट। और भारत की जो मंशा थी, जो इंडियन एयरफोर्स की मंशा थी, वो चाहते थे पूरा कैंप ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें 500 से 600 आतंकी हर वक्त रहते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, अफगानिस्तान के भी जो तालिबान के आतंकी हैं वो भी यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला था कि और फिदाइन हमले की यहाँ तैयारी की जा रही थी और भारत पर और हमले होने की बात कही जा रही थी। यहाँ ये भी पता चला था कि मौलाना तलहा सैफ और उसके साथ ही यूसुफ, जो उसका भाई है यूसुफ अजहर, वो भी कैंप के अंदर मौजूद थे। और जो सारी जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली गई उसके बाद ऐन वक्त पे ये फैसला किया गया कि ये सही टाइम होगा कि रात के टाइम में बम गिराया जाए, क्योंकि अक्सर जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स होते हैं, जेट होते हैं, वो रात में बेहतर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि एक तो अंधेरे का उन्हें फायदा मिलता है और दूसरी बड़ी बात की जो टेक्नोलॉजी है, जो नाइट विजन उनके डिवाइसेस होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कैसा लोकेशन दिख रहा है। और आतंकी भी सो रहे होते हैं उस वक्त में, क्योंकि अगर दिन का टाइम होता है आतंकी दूर दूर कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे होते या हो सकता कुछ बाहर होते, सारे आतंकी कैंप की तरफ से। और ये फैसला लिया गया कि इससे ज्यादा नुकसान होगा जैश ए मोहम्मद का। और उसके बाद ये ऑपरेशन दिया गया है। और अभी के टाइम जो जानकारी आ रही है कि करीब 300 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरह हैरान है कि आखिर जो उन्होंने तैयारी की बड़ी बड़ी बातें की थी, वो तो समझ ही नहीं पाए कि कब हमारे प्लेन आए और कब मार के चले गए। साथ ही आपसे मैं बालाकोट को लेकर बात करना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में आता है, प्रोविंस है पाकिस्तान का, 4 प्रोविंसेस में से एक है। पीटीआई वहां पर रूल करती है, इमरान खान की पार्टी करती है। कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली कहें तो इमरान खान के लिए भी सबक है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इमरान खान के लिए दिक्कत की बात है, लेकिन ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो उनकी आर्मी है
वही सरकार चलाती है और इमरान खान कठपुतली थे बिल्कुल। पाकिस्तान में जो उनके आवाम है इमरान खान पर जरूर क्वेश्चन करेगी, उनकी सेना पर क्वेश्चन करेगी और कहीं ना कहीं वो दबाव में होगा पाकिस्तान, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक को जब उन्होंने नकारा था और दुनिया को मालूम था, पाकिस्तान के लोगों को मालूम था कि भारत ने हमला किया है। तो अगर अभी भी वक्त है, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेरर कैंप है, पाकिस्तान उसको बंद करता है और एक इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कहता है कि किसी तरीके का आतंक सपोर्ट नहीं करेगा, तो जाहिर है कि ये जो टेंशन का माहौल है खत्म हो सकता है। देखिए चीन का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार लग रहा था कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और भारत की इस कार्रवाई की निंदा करेगा, लेकिन आप देखिए कि चीन ने भी ये बात कही है कि उसने कहा कि संयम बरतिए, उनकी तरफ से कहा गया संयम बरतिए। और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, उसी के 4 प्रोविंसेस में से एक ही है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर ये बालाकोट